हेलो, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। बच्चों, लास्ट क्लास में आपने क्या पढ़ा था? इंटरफेस। सेल साइकिल में जो इंटरफेस है G1S G2 फेस पढ़ा था और हमने बात की थी कि इसके क्वेश्चन जो हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में मिलाएंगे। तो बच्चों, दो क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं। फटाफट आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आपने भी घर पे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलाए होंगे बच्चा, तो वही क्वेश्चंस जो है बार बार जो है एग्जाम में एक टाइप के क्वेश्चन भी आ रहे हैं। जैसा आपने देखा है G0 से अगर कोई सेल जो है वो G1 से निकल के G0 में जा रही है तो वापस किस स्टेज में आएगी, G0 की क्या कंडीशन है, एस जो फेज है उसमें एक क्रोमोसोम का नंबर, डीएनए का नंबर, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में भी गिवन है, वो भी आपने मिलाया होगा। बेटा, ये दो क्वेश्चन बैक टू बैक प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ये दोनों क्वेश्चन आप अभी सॉल्व कीजिए। अगर आपने सॉल्व कर रखा है तो आप इसका सॉल्यूशन जो है वो जरूर देखिए। देखो बेटा, सबसे पहला आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, किस फेज में सेल साइकिल की डीएनए का अमाउंट जो है डिप्लॉयड सेल का वो 4 टाइम हो जाएगा उसकी हैप्लॉयड सेल के कंपेयर में। बेटा, हैप्लॉयड सेल जो है ना, इसके अंदर हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम और डीएनए का अमाउंट C है। जब इसको डिप्लॉयड सेल में अपन बात करेंगे तो डिप्लॉयड सेल के अंदर क्या हो जाएगा 2C। फिर बेटा जब G1 है तब तो 2C, और जब बेटा वही डिप्लॉयड सेल S फेज के अंदर आएगी तो उसके अंदर क्या हो जाएगा अमाउंट 4C। देखो बेटे, सबसे पहले एक हैप्लॉयड सेल, हैप्लॉयड सेल, इसमें डीएनए का अमाउंट क्या है C। फिर बेटा कोई डिप्लॉयड सेल है, डिप्लॉयड सेल, इसमें डीएनए का अमाउंट क्या है 2C। जब वो सेल G1 स्टेज में है, S स्टेज में है, G2 में है, आगे बेटा ये अभी अपन ने पढ़ा नहीं है, पढ़ेंगे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। सबसे पहले G1 में 2C, S स्टेज में 4C, G2 में 4C, प्रोफेज में भी बेटा 4C, मेटाफेज में भी 4C, पर आगे एनाफेज, टीलोफेज में ये रिड्यूस होने के बाद फिर से 2C हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया ऐसी कौन सी स्टेज है जिसमें एक डिप्लॉयड सेल में डीएनए अमाउंट 4 टाइम हो जाएगा, 4 टाइम एज कंपेयर टू देयर हैप्लॉयड सेल। तो वो कौन सी हो जाएगी एस फेज। मैम, थर्ड ऑप्शन में क्या दिक्कत है? बेटा, इसने यहां पर एम फेज कंप्लीट बोल दी है। कंप्लीट एम फेज के अंदर तो अपन नहीं कह सकते ना यहाँ पे 4C, तो ऐसी कंडीशन में आंसर इज सेकेंड। ठीक बात है, हमारा आंसर क्या रहेगा बच्चा? हमारा आंसर रहेगा सेकेंड। ऐसा ही एक क्वेश्चन और आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। एक सोमेटिक सेल बच्चा आपको दी गई है, यानी कि एक नॉर्मल सेल जो कि 2N कंडीशन में है, डीएनए का अमाउंट जिसमें 2C है। उसने अभी अभी एस फेज पूरी की है, दैट मींस ये डिप्लॉयड सेल 2N और ये हैप्लॉयड N। आपको बताना है इसके गैमेट के कंपेयर में इसकी कंडीशन क्या होगी। इसी स्पीसीज का गैमेट है, उसके कंपेयर में इसकी कंडीशन क्या होगी। तो बच्चा, क्रोमोसोम नंबर तो है गैमेट में हैप्लॉयड। गैमेट क्या होता है? गैमेट हैप्लॉयड होता है भाई, गैमेट हैप्लॉयड होता है। और एक सोमेटिक सेल बच्चा वो डिप्लॉयड होती। उसने अभी अभी एस फेज पूरी की है, यानी कहीं ना कहीं वो G2 स्टेज के अंदर है। तो क्रोमोसोम नंबर तो हो जाएगा डबल उस डिप्लॉयड सेल में, और डीएनए का अमाउंट क्या हो जाएगा 4 टाइम। यानी कंडीशन क्या रहेगी? ट्वाइस नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड 4 टाइम ऑफ डीएनए, ये कंडीशन रहेगी बेटा। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन है, वो आपको लगातार जो है वो प्रैक्टिस में बनाए रखने। अब आते हैं बेटा अपन एक्चुअल डिवीजन फेज पर, यानी कि एम फेज पर। ठीक बात है, चलिए एक्चुअल डिवीजन फेज यानी कि बच्चा एम फेज, इस पर अपन डिस्कस करते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत सिंपल, बहुत ही आसान सी चीज है। डिवीजन फेज और एम फेज आराम से पढ़ लीजिए, बहुत अच्छी चीज, मतलब आपको बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लगेगा ये। एक फेज अगर हमने समझ ली तो उससे रिलेटेड हम सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। बेटा, सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं डिवीजन फेज। देखो, डिवीजन फेज का ही दूसरा नाम क्या हो सकता है? एम फेज। बेटा, लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था आपने? लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था कि जो इंटरफेज होती है वो मैक्सिमम टाइम पीरियड लेती है।
डिवीजन फेज को बहुत कम टाइम मिलता है। जैसे अगर मैं कहूं कि टोटल जो सेल साइकिल है उसमें 24 घंटे लग रहे हैं, तो डिवीजन फेज के अंदर मुश्किल से 1 घंटा मिलेगा। जैसे अगर अपन ह्यूमन सेल की बात करें ना बच्चे, ह्यूमन सेल की, तो इस ह्यूमन सेल में आप ये बताओ कि लगभग 1 घंटा जो है ना वो डिवीजन फेज का है, बस 1 घंटा डिवीजन फेज का है। ये एक्चुअल डिवीजन फेज है। इससे पहले तो ओनली अपन ने प्रिपरेशन की है। इंटरफेस को क्या कहा था? प्रिपरेटरी फेज, क्योंकि उसमें ओनली तैयारी ही हो रही थी। ये एक्चुअल डिवीजन फेज है, एक्चुअल डिवीजन फेज। ये बच्चा एक्चुअल डिवीजन फेज है, कोई दिक्कत तो नहीं? डन है? श्योर। नेक्स्ट एक पॉइंट और सुनो। आपने बताया कि ये जो फेज है किसी भी एनिमल सेल की अगर अपन बात करें, एनिमल सेल की, एनिमल सेल में यानी कि एनिमल की ज्यादातर जो सोमेटिक सेल्स है, सोमेटिक सेल, उसी में माइटोसिस पॉसिबल है। मतलब कैन रिस्ट्रिक्टेड टू डिप्लॉयड सोमेटिक सेल। इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं, एनिमल में जो माइटोसिस होता है वो ओनली सोमेटिक सेल में होता है। ठीक बात है। इसमें एक्सेप्शन, माइटोसिस जो है वो ओनली सोमेटिक सेल में होता है। इसमें कुछ एक्सेप्शन है बच्चे, जैसे कि कुछ सोशल इंसेक्ट, सम सोशल इंसेक्ट, ये एक्सेप्शन है। लेकिन अगर अपन प्लांट की बात करें, ध्यान से सुनना, अगर प्लांट की बात करें ना तो प्लांट सेल में माइटोसिस हैप्लॉइड सेल में भी होता है, डिप्लॉइड सेल में भी होता है। आप सभी ने हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पढ़ी है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पढ़ी है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पढ़ी है। 3 तरह की लाइफ साइकिल अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में प्लांट किंगडम में सभी ने पढ़ी है। ठीक बात है बच्चे। तो यहां पर प्लांट में माइटोसिस कैन सीन इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल। इसमें तो बच्चे दोनों में होता है, हैप्लॉइड सेल में भी होता है और बच्चे डिप्लॉइड सेल में भी होता है। हैप्लॉइड सेल में भी होता है और डिप्लॉइड सेल में भी होता है। जबकि एनिमल के अंदर माइटोसिस सोमेटिक सेल में ही होता है, कुछ स्पेशल सोशल इंसेक्ट को छोड़ के। ठीक बात है? डन। फिर आपने बताया बच्चे ये मोस्ट ड्रामेटिक फेज है, मोस्ट ड्रामेटिक फेज है। भाई इसमें इतना ड्रामा क्यों है? भाई सीधी सी बात है ना, कभी क्रोमोसोम इसमें कंडेंस होंगे, फिर वो मेटाफेसिक प्लेट के ऊपर अरेंज होंगे, फिर सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होगी, ये सारी कंडीशन इसमें देखी जाएगी। आप इसे मोस्ट ड्रामेटिक फेज बोलते हैं। इसमें 2 स्टेजेस आएगी बच्चे। एक आएगा न्यूक्लियस का डिवीजन, दैट इज कैरियोकाइनेसिस, जिसमें 4 स्टेजेस पढ़ने वाले हैं अपन, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। और एक आएगा बच्चे साइटोकाइनेसिस, जिसमें अपन साइटोप्लाज्म का डिवीजन पढ़ने वाले। तो यहां तक अगर किसी को भी कोई दिक्कत ना हो तो अपन स्टार्ट करने वाले हैं कैरियोकाइनेसिस। डन। चलिए बेटा, तो नेक्स्ट अभी अपन स्टार्ट कर लेते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस। डन? श्योर। चले, कैरियोकाइनेसिस। सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस में हम लेते हैं स्टेज प्रोफेज। सबसे बड़ी फेज है ये, एम फेज की सबसे बड़ी फेज है प्रोफेज। ठीक बात है। सबसे पहले तो यही बात लिख लो, लॉन्गेस्ट फेज इन एम स्टेज, इन एम फेज। बेटा ये काफी बड़ी है तो आप इसे 2 पार्ट में पढ़ लो ना, एक अर्ली प्रोफेज, एक लेट प्रोफेज। अभी अभी सेल ने क्या किया है? सेल ने एस और G2 स्टेज क्रॉस किए। एस और G2 स्टेज क्रॉस किया, इट मींस ये जो सेल है इसके अंदर डीएनए बहुत सारा है, क्रोमोसोम जो है ना बहुत सारे हैं, लेकिन वो सारे के सारे क्रोमोसोम क्रोमेटीन मटेरियल की फॉर्म में इस पूरी सेल के अंदर गुथे हुए हैं। मतलब वो सारे के सारे क्रोमोसोम जो है वो एक क्रोमेटीन मटेरियल की फॉर्म में इसके अंदर प्रेजेंट है। सारे पूरी तरीके से मतलब टेंगल्ड फॉर्म में है। हमें नहीं पता चल रहा कि ह्यूमन की सेल में जो 2 मीटर डीएनए है वो कितने क्रोमोसोम बनाएगा। एस और G2 फेज में ये हालत थी। जैसे ही एम फेज की शुरुआत होगी, प्रोफेज होगा बच्चे। प्रोफेज में ये सारे के सारे क्रोमोसोम जो
ना ये कंडेंस होने लग जाएंगे। यानी जैसे माना ये क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, अब हमें क्रोमोसोम प्रॉपर दिखाई देने लग जाएगा। मतलब एक सेल के अंदर अगर 4 क्रोमोसोम है तो वो चारों के चारों क्रोमोसोम हमें दिखाई देने लग जाएंगे बच्चे। मतलब क्रोमोसोम का कंडेंसिएशन होगा, कंडेंसिएशन ऑफ क्रोमोसोम, ठीक बात है ना, कंडेंसिएशन ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का कंडेंसिएशन शुरू हो गया है। हमें नहीं पता चल रहा था पहले कि कितने क्रोमोसोम है, अब हमें पता चलने लग गया कि हाँ भाई इस सेल के अंदर डैश डैश नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक बात। दूसरी खास बात आपने बताई बेटा, जो सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन एस फेज के अंदर हुआ था वो सेंट्रियोल अपोजिट पोल की तरफ मूव करने लग जाएगा। इससे पहले हमें पता नहीं चल पा रहा था कि एक सेल के अंदर कितने सेंट्रियोल है भाई, मतलब सेंट्रोसोम मींस 2 सेंट्रियोल, लेकिन एस फेज के अंदर क्या हो गया था, 4 सेंट्रियोल बन गए थे। वो 4 सेंट्रियोल प्रेजेंट है, ये बात हमें एस फेज के अंदर पता नहीं चल पा रही थी। अब वो सेंट्रियोल जो है ना बच्चे वो अपोजिट पोल की तरफ मूव करने लग गए, ठीक बात है बेटा। ये जो आपने सेंट्रियोल है ना, इस सेंट्रियोल के चारों तरफ एस्टर रेस बनने लग गई है, इस सेंट्रियोल के चारों तरफ एस्टर रेस बनने लग गई है। यानी कि आपने बताया ट्यूब्यूलिन प्रोटीन जो है वो इकट्ठा होने लग गया, यानी आपने बताया जैलेशन ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, इसके चारों तरफ बच्चे ट्यूब्यूलिन प्रोटीन जो है वो इकट्ठा होने लग गई है, एस्टर रेस बनने लग गई है। ये एस्टर रेस है, एस्टर रेस, इनका फॉर्मेशन होने लग गया, ठीक बात। अब आप बताइए एस्टर रेस किस में बनते हैं, जिसमें सेंट्रियोल होगा। तो बच्चे सेंट्रियोल किस में प्रेजेंट है, एनिमल सेल में। तो आप सेल डिवीजन को 2 तरीके से पढ़ सकते हो, किस बेस पर, एस्टर रेस की बेस पर। एस्टर रेस की बेस पर आप सेल डिवीजन को 2 पार्ट में पढ़ सकते हैं। कौन कौन से, एक आप बोल सकते हैं एन एस्ट्रल, एक आप बोल सकते हैं एम्फी एस्ट्रल, ठीक है भाई। एन एस्ट्रल, एक आपने बोला एम्फी एस्ट्रल। एन एस्ट्रल किसे कहते हैं, यानी कि सेंट्रियोल है नहीं, सेंट्रियोल एब्सेंट, सेंट्रियोल एंड एस्टर रेस, सेंट्रियोल एंड एस्टर रेस आर नॉट फॉर्म्ड, ये नहीं बन रहे हैं। किसमें कंडीशन है बच्चा, ये कंडीशन है प्लांट सेल की, प्लांट सेल की। एम्फी एस्ट्रल किसे कहते हैं, जिसमें सेंट्रियोल प्रेजेंट हो, ठीक बात है। अगर सेंट्रियोल प्रेजेंट है तो बच्चा इसमें स्पिंडल फाइबर भी बनेगा, स्पिंडल फाइबर भी बनेगा, ये दोनों के दोनों प्रेजेंट है। ये कंडीशन बच्चे आपको दिख रही है एनिमल सेल में, एनिमल सेल में एम्फी एस्ट्रल कंडीशन, ठीक बात है। तो सबसे पहले आपने पढ़ा क्रोमोसोम का कंडेंसिएशन, सेंट्रियोल का अपोजिट पोल की तरफ जाना, एस्टर रेस का बनना, ये सारी की सारी कंडीशन हो जाएगी अर्ली प्रोफेज की। नेक्स्ट है बच्चा लेट प्रोफेज, लेट प्रोफेज। बेटा लेट प्रोफेज में क्या होगा, देखो लेट प्रोफेज में अगर आप सेल को माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो आपको कोई ऑर्गनली दिखाई नहीं देगा, ठीक बात है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ना बच्चे, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इस तरीके से डिसइंटीग्रेट होती हुई दिखाई देगी। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये आपको इस तरीके से टूटती हुई दिखाई देगी। ये देखो बेटा, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये लगातार टूट रही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो रही है। क्रोमोसोम जो है, हर क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड दिखाई देने लग गए, हर क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड दिखाई देने लग गए। ये एक क्रोमेटिड है, ये दूसरा क्रोमेटिड है, 2 क्रोमेटिड दिखाई देने लग गए। हर क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड दिखाई देने लग गए, ठीक बात है। ये देखो बेटा, ये इस तरीके से आपने बताया, इसका मतलब अब हमें पता चलने लग गया है कि हाँ भाई कहीं ना कहीं एस फेज के अंदर डीएनए का डुप्लीकेशन हुआ था। ये देखो
इस तरीके से आपको हर क्रोमोसोम में दो दो क्रोमेटिड दिखाई देने लग गए। हालांकि दोनों क्रोमेटिड अभी तक पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं, सेपरेट नहीं हुए, बट हाँ दिखाई देने लग गए। सारे ऑर्गनली डिसअपियर हो चुके हैं। सेंट्रियोल अपोजिट पोल की तरफ आ चुका है, इसके चारों तरफ एस्टर रेस बन चुकी हैं और धीरे धीरे स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होने लग गया है। स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होने लग गया। ठीक बात है। ओवरऑल क्या पढ़ा हमने प्रोफेज में? प्रोफेज एम फेज की सबसे लंबी फेज है। सबसे पहली बात, इसके अंदर जब अर्ली प्रोफेज है, सेंट्रियोल अपोजिट पोल की तरफ जाने लग गए हैं, एस्टर रेस का फॉर्मेशन हुआ है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ना उसके अंदर कुछ चेंजेस देखने को मिले, क्रोमोसोम क्रोमेटिन मटेरियल का कंडेंसेशन होने लग गया, क्रोमोसोम बनने लग गए। एस्टर रेस बनने की वजह से जो माइटोसिस है वो दो तरह का, एनेस्ट्रल, एम्फीएस्ट्रल। एनेस्ट्रल का मतलब प्लांट सेल की कंडीशन, कोई एस्टर रेस नहीं है। एम्फीएस्ट्रल जिसमें एनिमल सेल है, एस्टर रेस बन रही हैं, स्पिंडल फाइबर जो है वो भी बनेंगे। सॉरी, यहां स्पिंडल फाइबर नहीं बचा, यहां एस्टर रेस लिखनी है आपको। सेंट्रियोल एंड एस्टर रेस आर प्रेजेंट। सॉरी, यहां पर एस्टर रेस नहीं बनेगी, यहां पर एस्टर रेस बनेगी। ये ओवरऑल अर्ली प्रोफेज। लेट प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट, डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियर एनवलप का डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। जो सेंट्रियोल है अपोजिट पोल की तरफ जा चुके हैं, क्रोमोसोम जो है उनमें दो दो क्रोमेटिड दिखाई देने लग गए। ये ओवरऑल आपके सामने है प्रोफेज। इसको अच्छे से नोट करना बेटा, इसके एक एक जो की पॉइंट्स है ना उसको एकदम ध्यान से समझना। कौन सा पॉइंट जो है वो कोई भी पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है। ठीक बात है। चलिए बेटा, इसकी ठीक बात क्या होगा? मेटाफेज की शुरुआत। देखो एक चीज ध्यान से सुनना, ऐसा सेल साइकिल में नहीं होता कि एक फेज से दूसरे फेज के बीच में कि कोई कुछ सेकंड का गैप आता हो, नहीं। सेल साइकिल की जो फेजेस है ना वो एक के बाद एक चलती जाती है। इसमें कोई भी ऐसे मार्किंग पॉइंट नहीं है कि हाँ भाई ये स्टेज खत्म हो गई है, ये स्टेज शुरू हो गई है, बीच में कोई मार्किंग पॉइंट हो, नहीं। हमने केवल समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बीच बीच में कुछ ऐसे इवेंट्स रख रखे हैं। बाकी अगर आप सेल को अगर आप माइक्रोस्कोप से देखते हो तो आपको ऐसा कोई मार्किंग पॉइंट नहीं मिलेगा कि हाँ भाई प्रोफेज खत्म हो गई है, अब कुछ टाइम के लिए सेल रुक गई है, अब मेटाफेज शुरू होगी, ऐसा नहीं। ठीक बात है। यानी ये एक के बाद एक जो फेज है ना वो लगातार चलती जा रही है। इनके बीच में इस तरीके का कोई पर्टिकुलर कोई मार्किंग पॉइंट नहीं है इसमें। ठीक बात है। चलिए नेक्स्ट बेटा अपन इसमें लेते हैं मेटाफेज। मेटाफेज, अब मेटाफेज के बारे में हमें कैसे पता चलेगा? देखो एनसीईआरटी ने इसके लिए दो डायग्राम दिए, एक दिया ट्रांजैक्शन टू मेटाफेज, एक दिया प्रॉपर मेटाफेज। ट्रांजैक्शन टू मेटाफेज में क्या कहा गया है? ट्रांजैक्शन टू मेटाफेज में कहा गया है कि जैसे ही किसी सेल का न्यूक्लियर एनवलप पूरी तरीके से डीजनरेट हो गया, मींस अब इस सेल के अंदर न्यूक्लियर एनवलप नहीं है, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवलप, कंप्लीट disintegration of nuclear envelope mark the initiation of मेटाफेज। भाई न्यूक्लियर एनवलप खत्म हो गया ना, दैट मीन्स मेटाफेज की शुरुआत है। ठीक बात है। सारे के सारे क्रोमोसोम्स जो है वो सेल में बिखर जाएंगे। ऐसे बिखरे हुए क्रोमोसोम जो है ना ये आपको मेटाफेज के लिए दिखाए गए हैं। ये ट्रांजैक्शन टू मेटाफेज है। इसके बाद बच्चा एक और नेक्स्ट स्टेज आती है, दैट इज एक्चुअल मेटाफेज। उस मेटाफेज में क्या होता है बेटा? ये जो सेंट्रियोल है ये अपोजिट पोल की तरफ है। ठीक बात। इस पर एस्टर रेस का फॉर्मेशन हो रहा है। ये बच्चे हैं आपके सामने सेंट्रियोल, इस पर बेटा एस्टर रेस का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक बात, कोई दिक्कत तो नहीं।
ये सारे के सारे क्रोमोसोम्स जो है ना, ये इस तरीके से मेटाफेजिक प्लेट के ऊपर अरेंज हो जाएंगे। बेटा ध्यान रखना, इनकी आर्म्स जो है, इनकी भुजाएं, इनकी आर्म्स जो है वो होंगी पोल की तरफ, और इनका जो सेंट्रोमियर है वो होगा मेटाफेजिक प्लेट पर। अपन एक इमेजिनरी प्लेट बना लेते हैं, ऐसे एक्चुअली में कोई प्लेट होती नहीं है, बस इस पोलैरिटी को डिफाइन करने के लिए अपन एक प्लेट मान रहे हैं। ऐसा है नहीं कि भाई यहां कोई ऐसे प्लेट प्रेजेंट है, नहीं, अपन इमेजिनरी प्लेट मान रहे हैं। ठीक बात है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब बेटा यहां पर ये इस तरीके से क्रोमोसोम मेटाफेजिक प्लेट के ऊपर अरेंज हो गए, और यहां पे ये स्पिंडल फाइबर जो है ये बन गए। कोई हमसे ये पूछे कि मैडम ये स्पिंडल फाइबर क्या किसी पर्टिकुलर पॉइंट से जुड़े हुए? बिल्कुल। इस फेज में हुआ क्या है, देखो इस फेज के कुछ की पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो जो क्रोमेटिड आपको प्रोफेज के अंदर इस तरीके से जुड़े हुए दिख रहे थे, देखो बच्चे ये आपको प्रोफेज में इस तरीके से जुड़े हुए दिख रहे थे, ये प्रोफेज का क्रोमोसोम है। मेटाफेज में क्या होगा, मेटाफेज के अंदर ये जो क्रोमोसोम है ये इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनली स्प्लिट हो जाएगा, ओनली सेंट्रोमियर वाले पॉइंट से जुड़ा हुआ दिखाई देगा, ओनली सेंट्रोमियर वाले पॉइंट से जुड़ा हुआ दिखाई देगा। इस स्टेज के अंदर अपन सेल के क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर आसानी से पढ़ सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम जो है ना वो अपन आसानी से स्टडी कर सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, इसको अपन मेटाफेज में आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक बात है, कोई दिक्कत तो नहीं। और यहां पे बच्चे आपने बताया जो दो प्रोटीन है काइनेटोकोर प्रोटीन, वो यहां पे प्रेजेंट होगी। ये बेटा काइनेटोकोर प्रोटीन है, ये यहां पे काइनेटोकोर प्रोटीन है। ये हकीकत में काइनेटोकोर प्रोटीन बनी किससे है? स्पिंडल फाइबर से ही बनी है। काइनेटोकोर प्रोटीन स्पिंडल फाइबर ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी हुई है, ये यहां पे प्रेजेंट होगी ये, और एक्चुअली इससे जुड़ा रहेगा स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर जो है ना वो एक तरफ तो जुड़ा हुआ है सेंट्रियोल से, और दूसरी तरफ ये जुड़ा हुआ है काइनेटोकोर प्रोटीन से, काइनेटोकोर प्रोटीन से। ठीक बात है, तो यहां पे काइनेटोकोर प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ है, और एक साथ में यहां पे ये फाइबर भी दिखाई देने लग गए हैं आपको। ठीक बात है, यानी ओवरऑल आपको इसमें क्या क्या पता चला? क्रोमोसोम जो है ये बेटा मेटाफेजिक प्लेट के ऊपर अरेंज हो गए, मेटाफेजिक प्लेट के ऊपर अरेंज हो गए। दो तरह के स्पिंडल फाइबर बने, कौन कौन से? एक तो बने बच्चा डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर, डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर जिसे हम नाम दे रहे हैं काइनेटोकोर फाइबर, काइनेटोकोर फाइबर। ठीक बात है। एक बच्चा यहां पे बने हैं कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर, कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। ठीक बात, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको मेटाफेज में देखने को मिलता है। मेटाफेज की खास खास बातें क्या हो गई भाई? सबसे पहली खास बात मेटाफेज की, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर की स्टडी हम मेटाफेज में कर सकते हैं। इसके अंदर दो क्रोमेटिड जो है वो एक सेंट्रोमियर से जुड़े रहेंगे, जिसके ऊपर काइनेटोकोर प्रोटीन प्रेजेंट है, और ये काइनेटोकोर प्रोटीन जो है ये एक्चुअल साइट है स्पिंडल के अटैचमेंट की, स्पिंडल फाइबर के अटैचमेंट की ये एक्चुअल साइट है। ये बेटा सारे पॉइंट्स आपने मेटाफेज के अंदर पढ़े। अब बेटा इसी तरीके से दो फेज और है, एक है एनाफेज और एक है टीलोफेज, उसको भी अपन पढ़ लेते हैं। फेज बच्चा अपन लेते हैं एनाफेज, जो कि माइटोसिस की सबसे शॉर्टेस्ट फेज है। तो सबसे पहले तो आप यही लिख दीजिए, शॉर्टेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस, शॉर्टेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस। ठीक बात है। नेक्स्ट बच्चा आपने बताया इस स्टेज में होगा क्या? देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज बन जाती है माइटोसिस की। रीजन क्या है? इस स्टेज के अंदर क्रोमोसोम जो है उसके सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होती है। जैसे ये मेटाफेज के अंदर क्रोमोसोम था, ठीक बात है, ये मेटाफेज का क्रोमोसोम था, डन। इस मेटाफेज के क्रोमोसोम की जो सेंट्रोमियर है उसकी स्प्लिटिंग होती है।
ये सेंट्रोमियर दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है। ठीक बात, ये बच्चा सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हुई। अब ये हुआ क्या है, एक क्रोमोसोम दो क्रोमेटिड में टूट चुका है, और दूसरी खास बात, ये क्रोमेटिड अब क्रोमेटिड नहीं है, ये फ्यूचर सेल का इंडिविजुअल क्रोमोसोम है। एक तरीके से अब हम इसे क्रोमोसोम कह सकते हैं। बेटा ये क्रोमोसोम बने कैसे, हुआ क्या ऐसा, देखो यहां पे क्या प्रेजेंट था, स्पिंडल फाइबर, ये भी स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर, और इनके बीच में यहां पर क्या था बच्चे, यहां पर थे कॉन्टिन्यूअस फाइबर। ठीक बात है, कॉन्टिन्यूअस फाइबर। इन दोनों के बीच में प्रेजेंट था इंटरजोनल फाइबर, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट था इंटरजोनल फाइबर। बेटा ये जो इंटरजोनल फाइबर है ना, इंटरजोनल फाइबर, इस इंटरजोनल फाइबर के अंदर एक पुशिंग मैकेनिज्म लगता है। ये इस दोनों इंडिविजुअल जो डॉटर क्रोमोसोम है, ये इंडिविजुअल डॉटर क्रोमोसोम है, इसे इंडिविजुअल क्रोमोसोम अपन मान सकते हैं, इंडिविजुअल क्रोमोसोम अपन कंसीडर कर सकते हैं। ये सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग जो हुई है, इससे बनने वाले ये इंडिविजुअल क्रोमोसोम है, ये इंटरजोनल फाइबर इन्हें पुश करते हैं कि अपोजिट पोल की तरफ जाए। यहां पर ये जो पर्टिकुलर फाइबर्स हैं जिन्हें अपन बोलते हैं काइनेटोकोर फाइबर, काइनेटोकोर फाइबर, बच्चा ये काइनेटोकोर फाइबर जो है ये पुलिंग मैकेनिज्म लगाते हैं ऊपर की तरफ खींचने के लिए। मतलब आपने बताया कि यहां पर पुशिंग एंड पुलिंग मैकेनिज्म लगता है, पुशिंग एंड पुलिंग मैकेनिज्म जो है वो लगता है, पुशिंग एंड पुलिंग मैकेनिज्म जो है वो लगातार इसके अंदर फॉलो होता है। ठीक बात। दूसरी खास बात आपने बताई, इसका की फीचर क्या है, इसका की फीचर ये है कि सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होने लग गई है, सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इस स्टेज के अंदर डबल हो जाएंगे बच्चे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो इस स्टेज के अंदर डबल हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये नॉर्मली समझ में नहीं आती अपने को कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल कैसे हो गए। बेटा अब पहले शुरुआत में आपने दो क्रोमोसोम लिए थे, उस हर में दो दो क्रोमेटिड थे, अब वो हर क्रोमेटिड एक नया इंडिविजुअल क्रोमोसोम बन गया है। कुछ टाइम के लिए, कुछ ट्रांजैक्शन पीरियड के लिए इसमें क्रोमोसोम नंबर डबल माने जाते हैं। और यहां पर जब एनाफेज खत्म होने वाली है, ऐसी कंडीशन में इसके अंदर जो साइटोकाइनेसिस है उसकी शुरुआत भी हो जाती है। साइटोकाइनेसिस की शुरुआत जो है वो यहां पर होने लग गई है। ये यहां पर पर्टिकुलर एनाफेज की सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं। की पॉइंट में आपने क्या क्या लिया बेटा, आपने की पॉइंट में दो तरह की बातें ली है। सबसे पहला पॉइंट आपने लिया इसके अंदर कि सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हुई है, क्रोमोसोम नंबर जो है वो डबल हो गए। दूसरी खास बात, जब लास्ट एनाफेज है उसके अंदर साइटोकाइनेसिस की शुरुआत हो चुकी है। नेक्स्ट अपन इसके अंदर स्टार्ट करते हैं टेलोफेज, जिसे अपन कहते हैं रिवर्स प्रोफेज। इसे अपन किस नाम से जानते हैं, इसे अपन कहते हैं रिवर्स प्रोफेज। ये इसके ठीक बाद में आ जाएगा टेलोफेज, और टेलोफेज को अपन कहते हैं रिवर्स प्रोफेज। इसको अपन रिवर्स प्रोफेज के नाम से जो है वो जानेंगे। ठीक बात है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं इसमें टेलोफेज। टेलोफेज, ठीक बात है। टेलोफेज को आपने नाम दिया है रिवर्स प्रोफेज। बेटा रिवर्स प्रोफेज डन। इसमें होगा क्या, जो प्रोफेज में हुआ ना, जस्ट उसकी सारी अपोजिट चीजें। एक तो सबसे पहले सेल जो है वो डिवाइड होने लग गया है दो इंडिविजुअल सेल्स में। जो यहां पर क्रोमोसोम है वो अपोजिट पोल की तरफ जा चुके हैं और सारा का सारा यहाँ पे क्रोमेटिन मटेरियल बन चुका है। बेटा पहले आपको यह क्रोमोसोम दिखाई दे रहे थे ना, अब यहाँ क्रोमेटिन मटेरियल डीकंडेंस हो चुका है। ये क्रोमेटिन मटेरियल जो है ये डीकंडेंस हो चुका है, क्रोमेटिन मटेरियल डीकंडेंस। ठीक बात है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो इसके चारों तरफ फिर से बन गई है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो इसके चारों तरफ फिर से हमें दिखने लग गई है। जितने भी सेल के ऑर्गनली हैं,
जैसे कि न्यूक्लियोलस है, गोल्जी बॉडी है, वो आपको सारे फिर से रीअपियर हो गए हैं। जैसे न्यूक्लियोलस है तो वो यहाँ फिर से बन गया है, गोल्जी बॉडी है, ईआर है, उन सबका यहाँ फिर से फॉर्मेशन हो गया है। अल्टीमेटली यहाँ पे धीरे धीरे ये साइटोकाइनेसिस होगा और फाइनली ये सेल जो है वो दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी, दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। इनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगा, प्रॉपर क्रोमेटिन मटेरियल बन जाएगा, न्यूक्लियोलस बन जाएगा, ये सारी बातें जो है वो इसके अंदर बनने लग गई है। ये फाइनली दो सेल्स का फॉर्मेशन हो गया। ये जो पर्टिकुलर आपने लाइन ड्रॉ की है इट डिनोट साइटोकाइनेसिस। एंड बेटा साइटोकाइनेसिस जो है वो पर्टिकुलर दो मेथड से होता है, एक होता है सेल फर्रो मेथड, एक होता है बच्चा सेल प्लेट मेथड। सेल फर्रो मेथड, सेल प्लेट मेथड, इससे अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में कि प्लांट सेल में कैसे सेल प्लेट बनती है, एनिमल सेल में कैसे सेल फर्रो बनता है, इनमें डिफरेंस क्या है, फ्रेगमोप्लास्ट किसे कहते हैं, उसके बाद माइटोसिस की सिग्निफिकेंस क्या क्या है। उसके बाद बच्चे आपने ये भी पढ़ा है कि मॉडिफिकेशन क्या क्या हो सकते हैं माइटोसिस के, मियोसिस, ये ओवरऑल जितनी भी प्रोसेस है ये आगे की अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज अपन ने 4 स्टेज पढ़ी है। प्रोफेज जिसमें कंडेंसिएशन हुआ, क्रोमोसोम में दो दो क्रोमेटिड दिखने लगे, मेटाफेज में क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर प्रॉपर स्टडी हुई, एनाफेज के अंदर सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हुई, टेलोफेज के अंदर रिवर्स प्रोफेज कंडीशन हुई। तो आज का आप ये पूरा टॉपिक रिवाइज कीजिए, फिर इसके कुछ क्वेश्चंस और आगे का टॉपिक अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।